नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के भूगोल। और इसमें आज पाठ 6 है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखिए, इससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था और हमारा प्रश्न ये था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है 22 मार्च को। देखिए, एग्जाम में इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तथ्यात्मक रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। देखिए, अब है पार्ट 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। यानी जो भी वनस्पति पाई जाती है उसको हम 3 वर्गों में बांट लिया हमने। तो आइए वनों के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, इनकी स्थिति कहाँ है। इनकी स्थिति है भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के आसपास। जैसे आपको याद होगा कि भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी मान लीजिए, और पृथ्वी के बीचों बीच ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, तो इस भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। चूंकि पृथ्वी के इस हिस्से पर सूर्य ताप अधिक पड़ता है और यहाँ गर्मी भी खूब होती है और यहाँ बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और यहाँ का जो मौसम है कभी शुष्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ समय समय पर बारिश होती रहती है, और इसलिए इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह एक साथ नहीं झड़ती है। इसलिए ये हमेशा हरे भरे ही नजर आते हैं। यानी पेड़ों की पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिरेंगी। कुछ पत्तियां धीरे धीरे गिरती रहती हैं, तो पता भी नहीं चलता कि पेड़ में कुछ पत्तियां भी नीचे गिर रही हैं। तो वो पूरा क्षेत्र क्या हरा भरा नजर आता है, इसलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। इसमें रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, ब्राजील के इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ब्राजील में ये जो वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनको हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा देश है, और इस क्षेत्र इसमें जो वर्षावन पाए जाते हैं वो बहुत बड़े भाग तक फैले हुए हैं। और पूरे विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन जो है ब्राज़ील के वर्षावनों से ही प्राप्त होती है। इसलिए हम पृथ्वी पर जो सांस लेते हैं, ठीक है, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सांस लेते हैं तो इस प्रकार की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं इनको। जो ब्राजील के जो वर्षा वन है ना, इनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले वर्षा वन किस देश में है, ब्राजील में, या हो सके कोई महाद्वीप भी पूछ ले भी, किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और यहाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है एनाकोंडा पाया जाता है। ये इतना बड़ा होता है कि किसी मगरमच्छ को या किसी इंसान को दबोच कर मार दे और उसको खा भी जाता है। ये एनाकोंडा इतना बड़ा सांप होता है। आपने कुछ फिल्में भी देखी होंगी, हॉलीवुड की कुछ फिल्में जिनमें एनाकोंडा पे बेस्ड है फिल्में। अगला वन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, देखिए ये तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार थे, और ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, यानी ये हमेशा हरे भरे रहते थे और इनके पत्ते गिर जाते हैं। ये मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में स्थित हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में ये जो पेड़ होते हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। जैसे साल, सागवान, नीम, शीशम आदि इस प्रकार के पेड़ होते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग जैसे सर्दियां समाप्त होती हैं और बसंत का मौसम प्रारंभ होता है, यानी गर्मी से जस्ट पहले का जो मौसम होता है, न गर्मी न सर्दी, उस समय ये पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं पूरी तरह, ताकि पत्तियों के माध्यम से जो वाष्पोत्सर्जन होता है, अर्थात पेड़ का जो पानी होता है, क्योंकि ज़मीन में पानी की कमी हो जाती है और जब जैसे धूप पड़ती है वो पत्तियों को गर्म करती है तो वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वो पेड़ उस पानी को संरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं।
इसलिए इनको पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों में बाघ, हाथी, लंगूर, बंदर, हिरण जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार, देखिए शीतोष्ण, शीत धन उष्ण, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शीत धन उष्ण यानी गर्मी, उष्ण यानी गर्मी और शीत यानी ठंडी। तो इस प्रकार जो मौसम होता है ठंड का और गर्मी का, उस प्रकार के मौसम को बोलते हैं शीतोष्ण। ये जो वन होते हैं ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। ठीक है, यानी अक्षांश जो है ये भूमध्य रेखा, ठीक है, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। तो ये जो उच्च अक्षांश हैं इन अक्षांशों के किनारे पे पाए जाते हैं, यानी इनमें जो महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी किनारों पर ये पाए जाते हैं ये वन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है। इस प्रकार के वृक्षों में कौन कौन से आते हैं? बांस है, चीड़ है, यूकेलिप्टस आदि पेड़ पाए जाते हैं। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन, वो सदाबहार वन थे, ये पर्णपाती। यानी सदाबहार पर्णपाती में अंतर हमने पहले ही जान लिया। सदाबहार एक साथ कभी पत्तियां नहीं गिराते हैं और पर्णपाती क्या करते हैं कि एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये भी उच्च अक्षांशों की ओर पाए जाते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश। और इनमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? बांज है, एस है, बीच है, इस प्रकार के प्रमुख वृक्ष होते हैं। इनमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं इन वनों में? हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यानी छोटे जानवर पाए जाते हैं, ज़्यादा विशालकाय जानवर नहीं पाए जाते। और पक्षी इन क्षेत्रों में कौन कौन से? फीजेंट, मोनाल, ये दुर्लभ पक्षी हैं। अगला वन जो है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागर, देखिए भूमध्य सागर जो उसकी स्थिति है उसके एक तरफ तो यूरोप आ जाता है, एक तरफ उसके एशिया आ जाता है और एक तरफ उसके अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। तो ये जो भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये भूमध्य सागर में ये वन पाए जाते हैं, इसलिए इनको भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। देखिए भूमध्य सागरीय सागरीय वनों का उपनाम जो है वो है विश्व का फलोद्यान। ठीक है, विश्व का फलोद्यान। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक है, यानी ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। और यहाँ जो गर्म और शुष्क ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। यहाँ आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फल पैदा होते हैं। देखिए इस प्रकार के फल पैदा होने के कारण ही, अर्थात यहाँ फलों के लिए अनुकूल वातावरण है, इसलिए यहाँ इनको विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। और इस क्षेत्र में पहले वन काफ़ी थे, लेकिन फलोद्यान लगाने के लिए लोगों ने उन वनों को काट करके अपने फलों के बगीचे विकसित किए हैं। अब है शंकुधारी वन। इनकी आकृति शंकु होने के कारण इनको शंकुधारी वन बोलते हैं। जैसे इस प्रकार का कोई पेड़ हो गया, ठीक है, और ये पत्तियां निकलती रहती है इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार का कोई पेड़ हो जाता है तो उसको शंकुधारी वन कहते हैं। इनकी स्थिति कहाँ है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा, ठीक, और इसके ऊपर आपको ध्यान है ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध आ गए इस भूमध्य रेखा के, और इनसे ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा आ गई, और इसके और ऊपर चलेंगे तो इस क्षेत्र में यानी 50 से 70 डिग्री के मध्य में इस क्षेत्र में ये शंकुधारी वनों की स्थिति है। और इस क्षेत्र में बर्फ वगैरह बहुत पड़ती है ना।
और इन शंकुधारी वनों का उपनाम क्या है? टैगा वन। उपनाम क्या है इनका? टैगा वन। शंकुधारी वन कह दो या टैगा वन कह दो, कंफ्यूज होने वाली आवश्यकता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना भविष्य में कि टैगा वन अलग होते हैं शंकुधारी अलग होते हैं, नहीं, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है। टैगा जो शब्द है ये रूसी शब्द है। क्यों? क्योंकि 50 से 70 डिग्री में ये जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफ़ी वन पाए जाते हैं, और रूस ने इन वनों का नाम दिया था टैगा वन, और इसका अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। शुद्ध या अनछुआ, क्योंकि इन वनों में पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि साइबेरिया वाला क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ गिरती है। ठीक है। वहाँ इस प्रकार के लोग ज़्यादा रहते भी नहीं है, तो वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते थे इन वनों तक, इसलिए इनको अशुद्ध या अनछुआ वन कहते थे, इसलिए रूसी भाषा का शब्द है टैगा। आगे देखिए, अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कागज़ लुगदी व पैकिंग के लिए उपयोग होता है, यानी जो कागज़ वगैरह बनाया जाता है उसकी लुगदी बनाई जाती है। इसके अलावा माचिस की जो तिल्लियाँ वगैरह होती हैं वो भी इसी से बनाई जाती हैं, और इसके अलावा जो कोई फल फ्रूट्स वगैरह जो पैकिंग वगैरह करनी होती है, ये सॉफ्ट लकड़ी होती है, तो पतली पतली इसकी परतें निकाल करके पैकिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इन शंकुधारी वनों का। और इनमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? चीड़ और देवदार के वृक्ष, क्योंकि ये हमेशा ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में पशु कौन कौन से हैं? रजत लोमड़ी, मिक, ध्रुवीय भालू। ठीक है। इस प्रकार के पशु पाए जाते हैं। देखिए, टैगा का एक रूसी शब्द है और इसका अर्थ हो गया शुद्ध या अनछुआ। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टैगा किस भाषा का शब्द है। देखिए, भाषा के जो शब्द होते हैं वो निश्चित रूप से आपको याद रखने चाहिए, मैंने पहले के वीडियो में भी काफ़ी शब्दों के बारे में बताया है। अब है घास स्थल। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। देखिए, आपको ये शब्दों के अर्थ तो याद होने ही चाहिए, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। ठीक है। क्योंकि इन शब्दों से ही आप उन घास स्थलों की या उन वनों की स्थिति को जान सकते हैं विश्व में। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर उगते हैं। घास की ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। अफ्रीका का सवाना घास का मैदान इस प्रकार का है। और इनमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ। देखिए, इस क्षेत्र में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और जो शाकाहारी जीव होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वो झुंड के झुंड में रहते हैं। जैसे अफ्रीका के कई देशों के जो जंगल हैं, आपको वहाँ हाथी, जेब्रा, है ना, इस प्रकार के जीव मिल जाएंगे। शीतोष्ण घास मैदान ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। घास छोटी व पौष्टिक होती है। जानवर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप। बाइसन भी एक प्रकार का ये भैंसा ही होता है ना। और एंटीलोप, एंटीलोप एक हिरण की प्रजाति है। तो ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, छोटी छोटी घास पाई जाती है जो पौष्टिक भी होती है काफ़ी। अब कंटीली झाड़ियाँ। रेगिस्तान व महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में तीव्र गर्मी व कम वर्षा होती है, इस कारण वहाँ उस क्षेत्र में जो वनस्पति है वो कंटीली झाड़ियों के रूप में मिलती है। देखिए, इन झाड़ियों में कांटे ज़्यादा होते हैं, पत्तियाँ कम होती है। पत्तियाँ इसलिए कम होती है क्योंकि पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है ज़्यादा पानी का, और उस क्षेत्र में पानी की कमी होती है, इसलिए वो उन झाड़ियों ने अपने आप को इस प्रकार से ढाल लिया है कि उनमें पत्तियों की जगह कांटे ज़्यादा उगते हैं। कांटे इसलिए भी होते हैं, एक तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, दूसरा जानवरों से इनकी रक्षा होती है। क्योंकि झाड़ियाँ तो होती है, छोटे स्तर के होता है पौधा, तो उसको जानवर आसानी से खा सकते हैं। और इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती है, क्योंकि पानी काफ़ी गहराई में जाकर मिलता है। ध्रुवीय प्रदेशों में सीमित वनस्पति होती है। ध्रुवीय मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है। इसमें बहुत ही अल्प मात्रा में वनस्पति होती है, वो भी बिल्कुल घास जैसी छोटी, केवल काई मिलती है, लाइकेन मिलती है, छोटी झाड़ियाँ मिलती है। इसे टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में जो मिलती है। और यहाँ जानवर कौन कौन से हैं? सील, वॉलरस। देखिए, सील
एक प्रकार का ये जलीय जीव है। हालांकि ये जैसे मगरमच्छ जो है वो भी जलीय जीव है, लेकिन वो खुले ज़मीन पर आकर रह सकता है। ठीक है, यानी कुछ समय तक वो पानी में रह सकते हैं, फिर सांस लेने के लिए उनको ऊपर आना पड़ता है। उसी प्रकार से सील भी एक प्रकार का ही ऐसा जीव है। और वालरस भी ऐसा है। वालरस क्या है, सील से तो थोड़ा काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है, और इसके जो दांत हैं वो इसके मुंह से काफ़ी बड़े दांत इस प्रकार से निकले हुए रहते हैं। ये बहुत खतरनाक दांत होते हैं वालरस के। और यहाँ कस्तूरी बैल भी पाया जाता है, छोटा होता है ये। ध्रुवीय उल्लू और ध्रुवीय भालू भी यहाँ पाए जाते हैं। बर्फीली लोमड़ी भी पाई जाती है। बर्फीली लोमड़ी क्या करती है, इन सील वगैरह के बच्चों का भी शिकार कर लेती है, क्योंकि वो बर्फ में छुप कर बैठे रहते हैं छोटे बच्चे। अब है विश्व के प्रमुख घास स्थल। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। आपसे किसी घास स्थल का नाम दे देंगे, घास के मैदान का नाम दे देंगे और उसकी स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं, या आपको चार एक से अधिक भी दे दे जिनके आपको क्रॉस वाले होंगे, यानी मिलाने वाले हो सकते हैं। तो इसलिए आपको मोटे तौर से इनको याद करना ही चाहिए, इनको रट लेना चाहिए आपको एक प्रकार से, ताकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन गलत होने से हम बच सकें। देखिए, सवाना घास के मैदान ये पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में, यानी यहाँ जीब्रा है, विल्डर बीस्ट है, हाथी है, जेब्रा है, इन क्षेत्रों में बहुत पाए जाते हैं। और बहुत ही पौष्टिक घास होती है सवाना, इसलिए यहाँ बड़े शाकाहारी जीव भी हैं और बड़े मांसाहारी जीव भी हैं। दूसरा है कंपोस्ट। कंपोस्ट पाए जाते हैं ब्राज़ील में। लानोस लानोस पाए जाते हैं, घास स्थल कहाँ है ये, वेनेजुएला में। पंपास अर्जेंटीना में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड विल्डरबेस्ट, विल्डरबेस्ट एक प्रकार का हिरन होता है ना, हिरन जो आप देखते हैं उससे काफ़ी बड़ा होता है। और ये आप विल्डरबेस्ट से याद कर लो, अफ्रीका में पाया जाता है वो, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में। डॉन सर डॉन ब्रैडमैन जो थे, सर डॉन ब्रैडमैन एक क्रिकेटर रहे हैं, विश्व के महान क्रिकेटर हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के थे, तो इसलिए डॉन से याद कर लो ऑस्ट्रेलिया। देखिए, कोई भी हम जब क्वेश्चन याद करते हैं उसको किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद कर लेते हैं, और इसी प्रकार से करना भी चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को। क्या तो आप इनका फॉर्मूला बना लो छोटा सा, या आप उसको किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करो। ठीक है, जैसे डॉन से हमने याद कर लिया, सर डॉन ब्रैडमैन कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। डॉन घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में। विल्डर बीस्ट कहाँ पाया जाता है, विल्डर बीस्ट एक जानवर होता है, शाकाहारी जानवर। ये देखिए झुंड के रूप में रहते हैं और लाखों की संख्या रहती है इनकी झुंडों की। ये एक स्थान से चलते रहते हैं, दूसरे स्थान जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। स्टेपी मध्य एशिया, स्टेपी मध्य एशिया जो छोटे छोटे देश हैं, है ना, मध्य एशिया के, वहाँ स्टेपी छोटे छोटे घास के मैदान हैं। ठीक है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, प्रे अरी अरी अमेरिका, ऐसे अमेरिका। ठीक है। पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला, कंपोस ब्राज़ील, सवाना अफ्रीका। सवाना का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को याद करना है। देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है इसी वीडियो में से, कि विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं। विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं, आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है।